हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है जी विशेष एकेडमी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक गोयल आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स आपके कवर कर लिए हैं। एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ अगर हम लेके चले पहले की क्लासेस का, तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हमने काफी सारी चीजें पहले पढ़ ली। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बिजनेस एंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी पूरी फोकस्ड है सिर्फ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जी हमारे पास व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? अगर आपको याद है, और याद होना चाहिए, बल्कि आपको हमने जब डिफरेंस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या है जी? जो पर्सन प्रोफेशन कैरी ऑन करता है वो प्रोफेशनल कहलाता है। एक प्रोफेशनल कौन है? एक प्रोफेशनल वो पर्सन है जिसने अपनी स्टडी की, फॉर्मलाइज मेथड था ट्रेनिंग का, उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको डिग्री मिली हुई है और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास है। अब वो अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर सोसाइटी को सर्व करता है, जिसके बदले में उसको उसकी फीस मिलती है। दैट इज द मोटिव बिहाइंड दिस एक्टिविटीज आर अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि एक प्रोफेशन जो होता है उसमें भी मोटिव क्या है जी? प्रॉफिट अर्न करना। अब हम एक डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रोफेशन क्या है जी। प्रोफेशन, आइए स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से वही बात मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले लिखो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, वो प्रॉफिट अर्न करना है। ओके जी। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज and skill which is used impartially to serve various section of the society। क्या मतलब? इसका मतलब है जी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक पर्सन के द्वारा की जाती है जिसके पास क्या है जी? स्पेशल नॉलेज है। स्पेशल नॉलेज उसके पास क्यों है? क्योंकि उसने काफी सारा टाइम डिवोट किया है ट्रेनिंग के अंदर एज अ ट्रेनी, चीजों को सीखने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उनका सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। उसको उसके ट्रेनर ने ट्रेंड किया है इन एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो उसके पास क्या है जी? पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज है और वो क्या करता है? एंड स्किल्स, उन स्किल्स का यूज करता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? इम्पार्शियली मतलब बिना किसी भेदभाव के। यानी कि क्या यहाँ पे भेदभाव है? भेदभाव नहीं है। कोई भी पर्सन है सोसाइटी में, कोई भी लोग है, सबको वो अपनी स्किल और नॉलेज के बेसिस पे बराबर ट्रीट करेगा। अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं, वो सभी पेशेंट्स को बराबर ट्रीट करता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। चाहे कोई पेशेंट अमीर है, गरीब है, पेशेंट बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सबको वो इक्वली ट्रीट करेगा जी, अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल के बेसिस पे ट्रीट करने के लिए। एडवोकेट की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपने क्लाइंट को केस जिताने के लिए काम करेगा। ये बात क्लियर है जी कि प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल्स को यूज करता है वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इम्पार्शियली ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आइए एक डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रोफेशन का क्या मतलब है? प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, एक ऐसा ऑक्यूपेशन इन विच वन, एक पर्सन प्रोफेसेस टू हैव acquired specialized knowledge which is used either in instructing, या तो इंस्ट्रक्ट करने में, गाइडिंग गाइड करने में, या एडवाइस करने के लिए आप अपनी नॉलेज का यूज करते हो। तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है जी? इंस्ट्रक्टिंग यानी कि इंस्ट्रक्शंस देना कि आप इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करिए, उसको इंस्ट्रक्शन दे के काम करवाना। इंस्ट्रक्शन वो क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग में प्रॉपर एनालाइज किया है कि कहाँ पे किस मेथड का यूज करना है। गाइड मतलब दूसरों को गाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर गाइड करता है कि आपको खाने में ये चीजें खानी है, ये चीजें आपको नहीं खानी। एडवाइजिंग, एडवाइस देना, सलाह देना। कई बार हमें हल्का फुल्का बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है जी? ठंडा पानी ना पिए,
या अगर मैं बात करूँ, एक सीए अपने क्लाइंट को एडवाइस करता है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए, आपको रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए, आप ऑडिट करवा लीजिए। वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको इस टाइम पे ये काम करना है, ये रिटर्न फाइल करनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोफेशनल अपनी स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे इंस्ट्रक्ट करने, गाइड करने के लिए या एडवाइस करने के लिए यूज़ करता है। ये बातें आपको क्लियर होंगी। आई होप सो कि आप सभी अच्छे हैं और बिल्कुल ध्यान से क्लास में कंसंट्रेट कर रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं। ठीक है जी, ये थी प्रोफेशन के बारे में कुछ बातें। आपका 1 या 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतनी बातें लिखेंगे, वो इनफ है। ठीक है जी, आगे देखते हैं अब। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन की? हमने कल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, दूसरी बात प्रोडक्शन और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, देन एक्सचेंज था उनका, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे था जी, प्रॉफिट मोटिव होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है। आपको इसी तरीके से ये बातें टिप्स पे याद करके चलनी है, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं, आप पेपर में बिल्कुल इजीली आंसर कर पाओगे। आज हम देखते हैं हमारे प्रोफेशन की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है जी, सबसे पहली बात, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट अ प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। An ordinary man cannot run a profession, therefore the occupation of an ordinary individual cannot be called a profession। इसका क्या मतलब है जी, जो पर्सन है उसके पास प्रॉपर स्पेशल नॉलेज है और टेक्निक्स हैं। ठीक है, ऑपरेशन करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं ये मेरे को और आपको नहीं पता, जो डॉक्टर हैं उनको इसके बारे में पता है। फिर से वही बात आई जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि उनके पास स्पेशल नॉलेज है और टेक्निक है जिनका वो यूज करते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने में। या कोई भी वो प्रोफेशनल है, अगर वो सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो वो अपनी नॉलेज को और स्किल्स को यूज करेगा क्लाइंट को एडवाइस करने के लिए, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंपनी में करने के लिए वो अपनी स्पेशल नॉलेज का यूज करता है। ठीक है जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पर्सन जो है वो बॉडी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक्स की। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है, जो ट्रेनिंग है, जो वो ट्रेनिंग कर रहा है उसका प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड मेथड था एक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक स्टूडेंट को बोलता है आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग कहाँ करनी है जी, एक सीए के अंडर, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको ट्रेनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जो पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको आपके काम कैसे होगा, क्या-क्या रिटर्न्स फाइल करनी, किस तरीके से सारा काम होता है, उसको सारी जानकारी उसके बारे में होती है, तो वही ट्रेनिंग को गाइड करता है। तो क्या बोला गया जी, यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मलाइज्ड मेथड है। फॉर्मलाइज कैसे, इंस्टीट्यूट ने बोला जी 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी है आपको, यानी कि एक मेथड डिसाइड कर दिया, एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि कम से कम तो आपको इतनी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन आप चाहे सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको इन सभी में ट्रेनिंग दी जाती है पहले। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है। ओके जी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वहाँ पे फॉर्मलाइज्ड मेथड है ट्रेनिंग का और एक्सपीरियंस का। इट मीन्स only that human activity can be called a profession, the knowledge of which is imparted by some institution। यानी कि सिर्फ वही ह्यूमन एक्टिविटी आपकी प्रोफेशन में आएगी जिसकी किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको ट्रेनिंग दी है। अगर मैंने डॉक्टर की ट्रेनिंग और पढ़ाई नहीं की तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं एक प्रोफेशनल नहीं बन पाऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है, साफ साफ शब्दों में अगर मैं समझाऊं, जितने भी एडवोकेट्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर कहलाएंगे। जितने भी सीए हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है जी, प्रोफेशन में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। अब आप समझ पा रहे हो कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इस्टेब्लिश किया गया है एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ICAI किसको रिप्रेजेंट करता है जी? सीए को। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जितने भी सीएस कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? मैंने आपको पहले बताया था, ये जो एसोसिएशन होती है इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो फॉलो करना होता है। मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया वो डॉक्टर्स को फॉलो करना होता है। देखते हैं जी। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस है इनके क्या क्या फंक्शन होंगे जी? सबसे पहली बात, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि एक डॉक्टर को किस तरह से पेश आना चाहिए, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन करते टाइम पेशेंट की लाइफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, आपकी फीस से ज़्यादा। तो जो उनके मेंबर्स का बिहेवियर है उनको रेगुलेट करना इस एसोसिएशन का काम रहेगा। दूसरी बात जी, टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। इसका क्या मतलब है? एक सीए जो एक्टिविटी करेगा उसको गाइड करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। फॉर एग्जांपल आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जो कोर्स करवाते हैं सीए, सीएस और सीएमए, इन्होंने अपने मेंबर्स को गाइडलाइंस दी है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट एक प्रिस्क्राइब जो है, एक प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप सिर्फ इतने फिट 2x2 में भी, फॉर एग्जांपल 2x2 फिट का ही आप बोर्ड लगा सकते हो अपने ऑफिस के बाहर। इससे ज्यादा बड़े होर्डिंग्स नहीं लगा सकते एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से काफी सारी बातें होती हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी होती हैं। नेक्स्ट, टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल, यानी कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी रेपुटेशन को, उनको ग्रूमिंग करना और उसको प्रमोट करना एक जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है इसके एक फंक्शन में ये बात भी इंक्लूड होती है कि वो अपने मेंबर्स को प्रमोट करेगा, उनकी जो इमेज है वो अच्छी बनाएगा। इसलिए जरूरी है आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने के लिए, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि एक इंस्टीट्यूट का जब कोई पर्सन मेंबर बनेगा तो मिनिमम उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर मैं सीएस की बात करूं तो आईसीएसआई कहता है कि उसको 3 लेवल्स, यानी कि फर्स्ट लेवल सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, देन सीएस एग्जीक्यूटिव 2 इयर्स की ट्रेनिंग रहेगी उसकी, और साथ में उसको सीएस प्रोफेशनल भी कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम उसको मेंबर बनाएंगे, डिग्री इशू करेंगे जब वो अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होगा और पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होगा। इसी तरीके से अलग अलग प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके थ्रू वो डिग्री प्रोवाइड करेंगे आपको। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपको सीए, सीएस, सीएम में करना है तो मिनिमम आपको +2 पास करके जाना होगा इन कोर्सेज में। तो इसी तरीके से काफी सारी जो है क्वालिफिकेशंस वो डिसाइड करती हैं एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, इसका मैंने आपको अभी बता ही दिया कि प्रोफेशन में कोई भी एंटर नहीं हो सकता, उसके पास मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड यानी कि 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको सीए, सीएस या सीएमए करना है। यूँ नहीं है कि कोई भी प्रोफेशन में एंट्री ले सकता है कोर्स के अंदर। ठीक है, कि 7th करके आया बच्चा और बोलेगा कि मेरे को सीए करना है। ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ बातें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े जी। सबसे पहला पॉइंट तो यही पढ़ा कि आपका क्या है, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हम एक करेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। फिर हमने पढ़ा फॉर्मलाइज्ड मेथड है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने का और एक्सपीरियंस लेने का। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है जी? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन आपकी स्टेब्लिश की गई है प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर से देखते हैं। मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी, जो मेंबर्स हैं वो बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन। इसमें क्या होता है जी? कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ रूल्स होते हैं जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी। दीज रूल्स हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ये रूल्स क्या होते हैं जी? आप ईमानदार हो, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, यानी कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो अपने पूरे ईमानदारी से, तरीके से, एथिकल तरीके से उसको कर रहे हो। आप अपना फायदा देखने के लिए सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो।
ठीक है जी। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा हैव ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब्ड। ये कह रहे हैं इन इन प्रोफेशंस के लिए आपके ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपकी लॉ के लिए जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया। मेडिकल के लिए जी, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI। ठीक है, ये बात क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक डॉक्टर के लिए पेशेंट की जान बचाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी फीस से ज़्यादा। तो ये जो बातें मैंने आपको, देखो मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, जो बातें मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दी समरी के तौर पे, अब वही बातें आपकी थोड़ी डीप में डिटेल्ड एक क्या आ जाएगी, डिस्कशन आ जाएगी आपके इन टॉपिक्स के लिए। तो देखते हैं जी इस बात में क्या, लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज, आपकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें तो आपको प्रॉफिट मोटिव होता है जी, बस पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। Adopting a profession is also a means of earning money under which, on the basis of a specialized knowledge, one gets some proper remuneration for service of the society। ये क्या कहते हैं जी, और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं ठीक उन्हीं की तरह प्रोफेशन भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल्स का यूज करके आप पैसा कमाते हो। ठीक है, दैट इज वाई प्रोफेशनल आर रिस्पेक्टेड। यहाँ पे आई थिंक कि एक टॉपिक आपका थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, मैं उसको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बात आएगी कि सभी बिजनेस की तरह प्रोफेशन भी आपका क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हो जी, पैसा कमाते हो। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सर्विस आपकी प्रायोरिटी पर रहती है आपकी अर्निंग से, यानी कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी फीस से ज़्यादा। फिर से यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग बट सोशल सर्विस हैपन्स टू बी चीफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो अपने वो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो उसका चीफ मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा अपने पैसे कमाने से ज़्यादा। ठीक है, इसी कारण से प्रोफेशनल्स आर रिस्पेक्टेड इन अ सोसाइटी। यही कारण है कि प्रोफेशनल को रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन, जो गाइडेंस वो दे रहे हैं, जो भी एडवाइस वो दे रहे हैं वो दी बेस्ट एडवाइस देते हैं। इसी कारण से प्रोफेशनल्स की क्या होती है, रेपुटेशन होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आइए अब आप मेरे को ये बताओ कि प्रोफेशन के बारे में हमने सारी बातें कंप्लीट कर ली है, क्या आपने अच्छे से सुनी है? अगर आपने नहीं सुनी तो आप क्लास को बैक करके दोबारा से सारी बातें सुन सकते हैं, लेकिन आपको क्लास करनी क्या है जी, तरीके से क्लास करनी है, तभी आप इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना पाएंगे। हमारे पास बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे, अभी की क्लास में हमने प्रोफेशनल क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, द वन हु अपॉइंट्स द अदर इज नोन एज एम्प्लॉयर, यानी कि जो किसी दूसरे को नौकरी देता है वो एम्प्लॉयर है। ठीक है जी, द वन हु इज अपॉइंटेड बाय द अनदर पर्सन दैट इज एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा जिसे अपॉइंट किया गया है वो आपका एम्प्लॉय कहलाएगा। ओके जी, फिर से रिपीट करता हूं, द वन हु इज अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर इज नोन एज एम्प्लॉय एंड द वन हु अपॉइंट्स द अदर is known as employer and the activity is known as economic activity which category employment। ठीक है, आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है जी। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर से वही बात आ गई, ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच, जिसके अंडर, यानी कि इसमें क्या होता है, पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। इसका क्या मतलब है, लोग काम करते हैं किसी दूसरे के लिए और बदले में उनको उनका रेमुनरेशन मिलता है, जो किस फॉर्म में होता है जी, सैलरी या वेजेस की फॉर्म में होता है। द रेमुनरेशन कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी और वेजेस। द एम्प्लॉयर कैन बी द गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो हो सकता है उनको जो नौकरी दी गई है वो गवर्नमेंट ने दी हो या प्राइवेट सेक्टर ने दी हो, यानी कि मैंने अगर किसी को जॉब दी तो मैं प्राइवेट सेक्टर में कहलाऊंगा, यानी कि वो बंदा प्राइवेट एम्प्लॉय कहलाएगा। ओके जी, एम्प्लॉयमेंट में बी ऑन परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल बेसिस। इसका क्या मतलब है जी, एम्प्लॉयमेंट परमानेंट भी हो सकती है आपकी, आप रेगुलर काम करते आ रहे हैं सालों से और काम करते रहेंगे। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए भी होती है ये, भाई आप, मैंने बोला
आने वाले त्योहार के टाइम पर मेरे को ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने टेम्परेरी तौर पर लोगों को अपॉइंट कर लिया मेरी शॉप में। कैजुअल का बेसिस क्या है जी? कुछ समय के लिए, यानी कि आपने कोई ऐसा काम है जो सीजनल आप करते हो, आपको जॉब सीजनल मिलती है, गर्मियों में किसी चीज़ की डिमांड है तो आपकी जॉब की डिमांड हो जाती है, सर्दियों में आपके पास इतना काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है जी? जब गर्मियाँ होती हैं। सर्दियों में लोग एसी यूज़ नहीं करते, तो एसी सर्विस करने वालों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है जी। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, एम्प्लॉयमेंट के कुछ एग्जांपल जी। मैनेजर, बैंक में जो लोग मैनेजर होते हैं या किसी भी कंपनी में मैनेजर के तौर पर लोग काम कर रहे हैं। सर्वेयर्स, जिनका काम सर्वे करना होता है। लेबरर्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये वो लोग हैं, ये वो एग्जाम्पल हैं जो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। इसके बाद प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स कैन आल्सो बी रिक्रूटेड एज एन एम्प्लॉई। ये भी मैंने आपको एक क्लास में एग्जांपल दिया था, अगर आप ध्यान से सुनते हैं। मैंने आपको बताया था अगर एक डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल कोई अपॉइंट कर लेता है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में कहलाएंगे, वहाँ पे वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। एक सीए जब तक अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रोफेशनल है। लेकिन अगर उस सीए को किसी कंपनी ने एम्प्लॉई के तौर पे अपॉइंट कर लिया अपनी कंपनी में, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, वो फिर क्या कहलाएगा? वो सीए एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, इफ अ डॉक्टर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हिज एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ऑन द contrary, if he runs his own hospital, it will be called profession। ठीक है जी। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है, वो प्रोफेशन है। अगर वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। ठीक है। इतनी बातें आपकी इनफ रहेगी 1 मार्क या 2 मार्क के लिए। अगर करेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछी जाती हैं तो अब हम एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके। सबसे पहली बात जी, करेक्टरिस्टिक क्या? सर्विस टू अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस टू अदर्स। इसमें एक एम्प्लॉय दूसरों के लिए काम करेगा, आपको सर्विस जो प्रोवाइड करनी है किसी दूसरे पर्सन को करनी है, और वो कौन है जी? वो एम्प्लॉयर है। दूसरी बात, पर्सनल सर्विस, यहाँ पे आप खुद सर्विस दे के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में आप किसी नौकर को रखते हैं तो वो खुद आता है काम करने के लिए। अगर मैंने किसी शॉप पे हेल्पर को रखा तो वो खुद आएगा। अगर किसी मैकेनिक ने एक हेल्पर को अपॉइंट किया तो वो खुद आएगा। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एक डॉक्टर को रखा है तो वो खुद आएगा सर्विसेज प्रोवाइड करने। ठीक है जी। एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है जी? एग्रीमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर क्या बताता है जी? एम्प्लॉयर बताता है मेरे को आपसे ये काम करवाने हैं और इतनी इतनी पेमेंट मैं आपको दूंगा। एम्प्लॉय भी उस एग्रीमेंट को साइन करता है, एग्री करता है, ठीक है मैं आपके लिए ये काम करूंगा, बदले में मेरे को इतना रेमुनरेशन मिलना चाहिए। जब वो एग्रीमेंट हो जाता है तभी आपके एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत होती है। The basis of employment can be permanent, temporary और casual is entered in the contract। यानी कि आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नेचर की जॉब है, टेम्परेरी जॉब है या कैजुअल बेसिस पे, ये बात आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। सिमिलरली द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा, फीस मिलेगी, ये भी रिटर्न होता है। सैलरी का मतलब जी, आप पूरे महीना काम करेंगे और आपको एक फिक्स्ड पे मिलेगी, 10,000 और 12,000 जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ। कमीशन, सेल्स, यानी कि एक एम्प्लॉयर कहता है आप इतनी यूनिट्स बेचाओ जी, पर यूनिट आपको 10 रुपए मिलेंगे। उसका क्या मतलब है? आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो। और फीस का क्या मतलब है जी? आप जो फीस कलेक्ट करोगे उसका कुछ पार्ट आपको मिल गया या बदले में इतनी फीस आपको मिलेगी। मेरी एसी की शॉप है, एक शॉप मैंने की हुई है, और क्या करता हूँ जी मैं, मेरे कस्टमर्स को अगर एसी की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भेजता हूँ और बोलता हूँ कि आपको जो सर्विस की फीस है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जी, सर्वेंट। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था पहले की क्लास में, मास्टर सर्वेंट का यहाँ पे रिलेशन होता है। एन एम्प्लॉय इज सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स। यानी कि जो जो एम्प्लॉयर बोलेगा, जो जो मास्टर बोलेगा वो एम्प्लॉय यानी कि सर्वेंट करेगा। ठीक है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेता है, जो एम्प्लॉयर ने उसको पावर दी है, जो एक्टिविटीज करने के लिए बोला है, उसी अकॉर्डिंग वो काम करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है जी, नो नीड ऑफ कैपिटल। क्यों कैपिटल की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसने सारी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, मतलब जो उसने बिजनेस किया है, सारी कैपिटल उसकी लगी है।
अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपनी कैपिटल लगा के बिजनेस किया है, ना कि जो एम्प्लॉयज मैंने रखे हैं उन्होंने कैपिटल लगाई। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरी कैपिटल लगी है, बिजनेस में मेरे पैसे लगे हैं, तो कल को जो लॉस होगा वो भी किसका? मेरा। प्रॉफिट होगा तो भी मेरा, यानी कि रिस्क किसका? मेरा। तो एम्प्लॉयमेंट में यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी कैपिटल नहीं होती है तो उसका रिस्क भी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अपनी सैलरी मिलेगी। अगर किसी महीने लॉस हो गया तो भी उसको सैलरी मिल रही है फिक्स्ड, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी फिक्स्ड सैलरी उसको मिल रही है। ओके, देखते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, इन अदर वर्ड्स द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि मास्टर के पैसे लगे हैं बिजनेस में, एम्प्लॉय के नहीं लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो रिस्क। मैंने आपको बताया द इनहेरेंट रिस्क, यानी कि जो बिजनेस के साथ रिस्क आता है, इनहेरेंट रिस्क इन द जॉब इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। वहां पे रिस्क भी किसका है जी? मास्टर का है, एम्प्लॉय का नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, इट कैन बी द गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो कौन है जी? गवर्नमेंट भी हो सकती है और आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। फटाफट से ये बातें रिमाइंड करें, क्या आपको क्लियर है? क्या आपने सारी बातें अच्छे से सुनी? हमने जी आज क्या किया? प्रोफेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और एम्प्लॉयमेंट की एंड एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर्विस टू अदर होती है, यहाँ पे नीड ऑफ कैपिटल नहीं है, नो रिस्क, रिस्क भी नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है जी? प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट होता है यहाँ पे, सर्वेंट हो एम्प्लॉयर के। ठीक है जी, ये बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों का एक डिटेल डिस्कशन हो चुका है जी। अब आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कोई भी क्वेश्चन आता है, कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए मैं आपको बताता हूँ। देखो, व्हाट इज बिजनेस पढ़ लिया, व्हाट इज प्रोफेशन पढ़ चुके, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमने पढ़ लिया, व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन ये भी हमने पढ़ लिया, व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ लिया। 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम पढ़ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो, क्लासेस हमने सिर्फ 4 की है लेकिन कितने सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। तो आपका बिजनेस इतना इजी सब्जेक्ट है, कुछ टिपिकल चीजें हैं उसके लिए मैं हूं आपके साथ। ठीक है जी, आपको क्या करना है, बस क्लास के बाद अपनी जो बुक्स हैं उनको देखना है और ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। नोट्स आपको मैंने इशू कर दिए हैं जिसमें आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।